हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट। तो आज है टेस्ट नंबर 19 और इसमें कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके आगे का हम लोग करेंगे आज, ठीक है। तो एक बार आप लोग वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। और उसी बात साथ चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे अब। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। नदियाँ दिया है, सहायक नदी दिया है। वर्धा पेनगंगा, महानदी शिवनाथ, दामोदर बराकर, कावेरी भवानी। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार? चलिए बताइए। देखिए, पेनगंगा वर्धा नदी की सहायक नदी है, जो कि बिल्कुल सही है। महानदी महानदी शिवनाथ की है, ये भी ठीक है। दामोदर बराकर की है, ये भी ठीक है। और कावेरी भवानी की है, तो ये भी ठीक है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। ऑल मैच है, यानी कि ऑल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। चारों के चारों कथन बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में सुर्खियों में रही गुजरात घोषणा 2023 संबंधित है? किससे संबंधित है? पारंपरिक चिकित्सा से, ग्रीन हाइड्रोजन से, अंतर्राष्ट्रीय ऋण से या जैव ईंधन से? क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, ये गुजरात घोषणा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के निष्कर्षों के दस्तावेज को गुजरात घोषणा के रूप में जारी किया था। तो किसके लिए हो जाएगा? पारंपरिक चिकित्सा, यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे अब। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में समताप तापमान। क्षोभ मंडल में तापमान धनात्मक ह्रास दर पर बदलता है। और दूसरा है चक्रवात, वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि आदि सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल तक सीमित हैं। और तीसरा है क्षोभ सीमा पर तापमान लगभग स्थिर रहता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, क्षोभ मंडल में तापमान धनात्मक ह्रास दर पर बदलता रहता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। क्या होता है कि 165 जो मीटर की ऊंचाई होती है ना, तो उस पे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस जो है घट जाता है। ठीक है, माइनस हो जाता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि चक्रवात, वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि आदि सभी मौसमी घटनाएं जो ये होती हैं, ये क्षोभ मंडल में होती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है क्षोभ सीमा पर तापमान लगभग स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है? तो देखिए, यहाँ पर तापमान लगभग स्थिर हो जाता है, जिसके कारण से क्षोभ सीमा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाएगा। कुल मिलाकर इसमें लगाएंगे सी। सभी तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्षोभ मंडल जैसे है, तो यहाँ पर ऐसे तापमान ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे इसका सीमा आता है, फिर यहाँ पे ऐसे समताप मंडल में ये स्थिर हो जाता है। इसी में हवाई जहाज चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपग्रह दिया है, यहाँ पे ग्रह है। फोबोस मंगल, गैनीमीड शनि, टाइटन बृहस्पति। कौन सुमेलित है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं? 35। 35 नंबर। तो चलिए देखेंगे। देखिए, टाइटन तो शनि के लिए है। ठीक है, टाइटन शनि के लिए है। और गैनीमीड जो है ना, ये बृहस्पति के लिए है। और फोबोस मंगल का सही है। कुल मिलाकर पहला कथन सही है, यानी कि एक कथन सही हुआ। एक कथन सही होने का तात्पर्य ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ओनली वन होगा। जिनका भी आंसर ए है, उनका बिल्कुल सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है, बताना है किसके बारे में है। दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन के रूप में वर्गीकृत ये वन तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों, काला काडू, मुंडनुथुराई और कन्याकुमारी के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। विदेशी पौधों की प्रजातियों के आगमन और बार बार लगने वाली आग ने इनकी अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। हाल ही में यह वन प्रकार अपने वर्गीकरण के मुद्दे के कारण चर्चा में रहा।
उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस वन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जा रहा है? यहाँ पे देख लीजिए, साल वन, शांत घाटी वर्षा वन, नीलकुरुंजी ट्रैक्ट या तो सोला वन, किसके बारे में है? चलिए ऊपर का पढ़ लिए होंगे, ऑप्शन देख लीजिए, अब ऑप्शन देखकर आंसर करिए। देखिए दक्षिण भारत में 16 वनों का नाम तमिल शब्द सोलाई से लिया गया है और जिसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और इस वन को विशेषज्ञ हैरी जॉर्ज चैंपियन और एस के सेठ द्वारा दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और वही इसमें देखेंगे 16 वन की बात कर रहा है। और 16 वन जो है तमिलनाडु और केरल राज्यों के नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों, कालाकाडू और मुंडनपथुराई और कन्याकुमारी के ऊपरी भागों में ये सब पाए जाते हैं। तो हो जाएगा 16 वन, ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 700 से 1000 मीटर के बीच है तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना नदी की अधिकांश सहायक नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। इसका पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का विशाल भंडार है। पश्चिम में इसका विस्तार जैसलमेर तक देखा जा सकता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है? चलिए देखेंगे, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि, मैकाल पर्वत माला या तो पूर्वी घाट। थर्टी सेवन नंबर। तो ये हो जाएगा मध्य उच्च भूमि, ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। नदी दिया है, उद्गम राज्य दिया हुआ है। मिटंडू ये मेघालय, बराक मणिपुर, तीजू नागालैंड, गोमती त्रिपुरा, कितने सुमेलित हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए फटाफट आंसर करिए। बराक नदी बेसिन जो है ना, बराक नदी बेसिन और मणिपुर नदी बेसिन, ये दोनों जो है, इसका प्रमुख बेसिन कहाँ का है? मणिपुर का है। ये दूसरा वाला सही है। मिटंडू जो है मेघालय का, ये भी ठीक है। तीजू नागालैंड ये भी ठीक है और गोमती त्रिपुरा ये भी ठीक है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, यानी कि सभी कथन सही है। ठीक है, ऑल मैच इसमें है। देख लीजिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं अब। क्या है? इस शैलों के क्षैतिज संपीड़न के परिणाम स्वरूप किस प्रकार का भ्रंश उत्पन्न होता है जिससे एक भूखंड दूसरे के सापेक्ष ऊपर की ओर उठ जाता है? कौन सही है? सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, नति लंबी भ्रंश या रूपांतरित भ्रंश? क्वेश्चन नंबर 39। तो भ्रंश यानी कि फाल्ट जो है, यह पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर विभांग या असांतत्य है जिसके समांतर एक या दोनों भूखंड एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, सापेक्ष गति, जो कि ये व्युत्क्रम भ्रंश का यानी कि रिवर्स फॉल्ट का थ्रस्ट भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, व्युत्क्रम भ्रंश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लेब्राडोर धारा कनाडा के पूर्वी तट के समानांतर आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है। दूसरा है, क्यूरोसिवो धारा प्रशांत महासागर में जापान के तट से उत्तर की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है। और तीसरा है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से यूरोप के अटलांटिक तक बहती है। और चौथा क्या है? चौथा है, अगुल हास धारा अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहने वाली एक गर्म जलधारा है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार।
चलिए अब ऑप्शन देखिए और आंसर करिए। देखिए कुछ जो गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा इन सबको थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे अगुलहास धारा अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहने वाली जलधारा है तथा यह गर्म जल को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से उच्च अक्षांशों तक ले जाती है। तो देखेंगे गर्म जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म है, लेब्राडोर ये ठंडी महासागरीय जलधारा है, उत्तरी विषुवतीय रेखा ये प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर में बहती है। और उत्तर विषुवतीय रेखा ये अटलांटिक और हिंद महासागर का है, प्रशांत महासागर की हो जाती है। दक्षिण विषुवतीय रेखा है जलधारा अटलांटिक और हिंद महासागर भूमध्य रेखा के बीच चलती है। ठीक है, ऐसे-ऐसे है। तो देखेंगे लैब्राडोर धारा जो कनाडा के पूर्वी तट के समानांतर आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है, जो कि बिल्कुल सही है। वही दूसरा है कि क्यूरोसियो धारा प्रशांत महासागर में जापान के तट से उत्तर की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है, उत्तर की ओर, तो ये भी ठीक है। और उसके बाद देखेंगे गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से यूरोप के अटलांटिक तक बहती है, तो ये भी ठीक है, तीसरा भी। चौथा है कि अगुलहास धारा अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहने वाली एक गर्म जलधारा है, तो ये भी ठीक है, चौथा भी ठीक है। अगुलहास का क्या है, अगुलहास धारा अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहने वाली जलधारा है। तो कुल मिलाकर इसमें सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, सभी चारों कथन सही है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। कूनू राष्ट्रीय उद्यान के विकल्प के रूप में चीतों के पुनर्वास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थल तैयार किया जा रहा है? कान्हा टाइगर रिजर्व, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य या सरिस्का टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 41। कूनू राष्ट्रीय उद्यान के विकल्प के रूप में चीतों को पुनर्वास किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है? तो चलिए ये किया जा रहा है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। वहां पे देख रहे हैं चीतों की मौत हो रही है, इसलिए सतर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। डेल्टा निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। पहला है नदी में अधिक मात्रा में तलछट में जमाव, दूसरा है नदी के मुहाने के निकट अशांत लहरें, तीसरा है उथला तटीय जल क्षेत्र और चौथा है नदी की अनेक सहायक नदियाँ। उपयुक्त में से कितनी दशाएं डेल्टा निर्माण हेतु अनुकूल हैं? ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर डी, बस कर डी कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42। आंसर करिए इसका। डेल्टा निर्माण की बात कर रहा है। अधिक मात्रा में तलछट जो है जमाव, ये सामान्यतः डेल्टा उन उन क्षेत्रों में निर्मित होते हैं जहां नदियां पर्याप्त मात्रा में तलछट जैसे रेत, गाद, मृतिका लाती हैं। इसके निर्माण हेतु अधिक तलछट जमाव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये देखिए यह समय के साथ साथ जो है डेल्टा के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री प्रदान करता है। और देखेंगे डेल्टा का जो निर्माण है यह अपेक्षाकृत शांत और स्थिर तटीय दशाओं वाले क्षेत्र में होने की अधिक संभावना भी होती है। तो इसमें नदी में अधिक मात्रा में तलछट जमाव, उथला तटीय जल क्षेत्र, नदी की अनेक सहायक नदियाँ, ये नदी के मुहाने के निकट अशांत लहरें, ये इसका बाधा बनेंगी। तो इसमें तीसरा वाला हटा देंगे, मतलब दूसरा वाला।
चलिए तो ठीक है, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा हटा देंगे इसमें। 3 कथन इसमें सही हो जाएंगे, 3 कथन। 3 कथन सही होंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें लगाएंगे सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 43। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पार पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं तो आपके कैलेंडर की तिथि में क्या परिवर्तन होगा। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि ये रेखा के पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान लीजिए रेखा है और इसके पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं तो क्या होगा। इसमें एक दिन जुड़ जाता है या इसमें एक दिन घट जाता है या यह समान रहता है या 2 दिन आगे बढ़ जाता है। बताइए क्या होगा। तो देखिए इसमें एक दिन जुड़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए लगा दें, एक दिन जुड़ जाएगा मतलब कि क्या होगा वो पीछे जाने लगता है। जैसे आप 11 तारीख को जा रहे हैं तो ये इधर हो जाता है, मतलब एक दिन जुड़ जाता है। पश्चिम साइड जा रहे हैं तो एक दिन जुड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। हिंद महासागर द्विध्रुव यानी आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसकी पहचान पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह के तापमान एसएसटी में अंतर है। और दूसरा है ऋणात्मक आईओडी के कारण पूर्वी हिंद महासागर इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा एवं वायुमंडलीय संवहन में वृद्धि हो सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 44। चलिए तो हिंद महासागर के द्विध्रुव के बारे में है। इसकी पहचान पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह के तापमान यानी एसएसआई में अंतर है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कर रहा है ऋणात्मक आईओडी के कारण पूर्वी हिंद महासागर इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा एवं वायुमंडलीय संवहन में वृद्धि हो सकती है। तो ये भी सही है। कितने गलत हुए, कोई गलत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगेगा, न तो पहला और न ही दूसरा। चलिए 45 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास संदर्भ में बालबारा, रोडिनिया, पन्नोटिया शब्द संबंधित है। डायनासोर की प्राचीन प्रजातियों से जो पूराजीवी महाकल्प के दौरान विकसित हुई थी। दूसरा है प्राचीन अधिमहाद्वीपों से जो पृथ्वी के इतिहास में विभिन्न समयावधि में मौजूद थे। तीसरा है भूवैज्ञानिक युगों से जो व्यापक रूप से विलुप्त हो गए हैं। और चौथा है प्रतिष्ठमन क्षेत्रों से जो पर्वत श्रेणियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। 45 नंबर। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में बालबारा, रोडिनिया और पनोटिया ये अधिमहाद्वीप हैं। अधिमहाद्वीप, ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। अधिमहाद्वीप जो पृथ्वी के इतिहास में विभिन्न समयावधि में मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 46, इसको ध्यान से पढ़िए, इसी पे आंसर देना है। यह विश्व में बुनाई के प्राचीनतम रूपों में से एक है। नागालैंड की बुनाई की इस शैली को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शिल्प बाजार में प्रदर्शित किया गया था। प्रभावशाली रंग संयोजन, सुस्पष्ट पैटर्न और आकर्षक न्यूनतम ज्यामितीय रूपांकन इस बुनाई की पहचान है। एओ जनजाति द्वारा बुने जाने वाले योद्धा शाल को छोड़कर इसमें अन्य अधिकांश आकृतियां ज्यामितीय डिजाइन में तैयार की जाती हैं, जिसमें हाथ से चित्रित केंद्रीय पट्टी होती है जिस पर बाघ, बाइसन, तिर्यक, भाले और मुर्गों के चित्र बनाए जाते हैं। अब बताना है कि यह जो परिचित बताया गया है बुनाई की किस शैली का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तनचोई बुनाई, मेखला चादर बुनाई, मोइरांग फी बुनाई या लाइन लूम बुनाई। किसकी बातें कर रहा है यह। चलिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, उसको पढ़िए, ध्यान से आंसर करिए। यह विश्व में बुनाई के प्राचीनतम रूपों में से एक है जो कि नागालैंड की बुनाई की शैली को G20 शिखर सम्मेलन में शिल्प बाजार के रूप में प्रदर्शित किया गया था। किसकी बातें कर रहा है, तो चलिए अब ऑप्शन देखेंगे। ये कर रहा है लाइन लूम बुनाई की, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। लाइन लूम बुनाई, इसको कमर करघा बुनाई भी बोलते हैं।
देखिए इसे वैक्टस्टेप लूम के रूप में भी जाना जाता है और नागालैंड का लाइन लूम विश्व में बुनाई के प्राचीनतम रूपों में से एक है जो कि नागालैंड में महिलाओं द्वारा बुनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। वायु की गति को प्रभावित करने वाले बलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वायु के संचलन के दौरान कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल की दिशा के समानांतर कार्य करता है। और दूसरा है जब कोई घर्षण नहीं होता है और दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल द्वारा संतुलित होता है तो परिणामी वायु को भूविक्षेपी पवन के रूप में जाना जाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है वायु के संचलन के दौरान कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल की दिशा के समानांतर कार्य करता है, जो कि पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, समकोण पर, समानांतर नहीं। दूसरा कह रहा है जब कोई घर्षण नहीं होता है और दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल द्वारा संतुलित होता है तो परिणामी वायु को भूविक्षेपी पवन के रूप में जाना जाता है। तो ये ठीक है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। दोनों के दोनों कथन, मतलब ओनली टू सही है, पहला कथन गलत है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित को एल्बिडो मानों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पच्छाब बादल, बालू, बर्फ और हिम, जल। नीचे दिए कूट का प्रयोग करेंगे। 1324, 3124, 3241 या 2341। क्वेश्चन नंबर 48। 48। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बर्फ और हिम, उसके बाद पच्छाब बादल, उसके बाद आपका आएगा बालू और फिर आएगा जल। कुल मिलाकर 1 2 3 और 4 अगर देखेंगे तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में ब्रांट लाइन शब्द सुर्खियों में रहा है। ब्रांट लाइन किसके लिए है? ब्रांट लाइन याद करिएगा। अब ऑप्शन देखिए। यह एक ऐसी रेखा है जो उन वर्षों में अर्थ ओवरशूट डे को ट्रैक करती है जब जब मानव जाति पृथ्वी की तुलना में अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लेती है। दूसरा है यह किसी राष्ट्र की पर्यावरणीय गुणवत्ता और आर्थिक विकास के बीच परिकल्पित संबंध को दर्शाने वाली एक रेखा है। और तीसरा है यह 1967 से पूर्व के इजराइल को तत्कालीन फिलिस्तीन से अलग करने वाली सीमा रेखा को संदर्भित करता है। और चौथा चौथा है कि यह एक वक्र रेखा है जो विश्व को आर्थिक रूप से समृद्ध नॉर्थ और गरीब साउथ में विभाजित करता है। कौन सही होगा? ब्रांट लाइन को। ब्रांट लाइन, देखिए ब्रांट लाइन के देखिए सर्वोत्तम ये है, ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। यह एक वक्र रेखा है जो विश्व को आर्थिक रूप से समृद्ध नॉर्थ और गरीब साउथ में विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। सूडान तुल्य जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सूडान, पहला कह रहा है यह भूमध्य रेखीय वनों और व्यापारिक पवनों वाले उस मरुस्थलों के बीच पाई जाने वाली एक संक्रमणकालीन प्रकार की जलवायु है। दूसरा है वैकल्पिक रूप से उष्ण वर्षा ऋतु एवं ठंडी शुष्क ऋतु की इसकी एक विशेषता है। तीसरा कह रहा है यहाँ वार्षिक वर्षण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की तुलना में अधिक होता है। चौथा कह रहा है तापमान की चरम दैनिक सीमा इसकी एक अन्य विशेषता है। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 50। इसमें ध्यान दीजिएगा, गलत बताना है सूडान तुल्य जलवायु के बारे में। चलिए देखिए, यह भूमध्य रेखीय वनों
और व्यापारिक पवनों वाले उस मरुस्थलों के बीच पाई जाने वाली एक संक्रमणकालीन प्रकार की जलवायु है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वैकल्पिक रूप से उष्ण वर्षा ऋतु एवं ठंडी शुष्क ऋतु इसकी एक विशेषता है, जो कि ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है यहाँ वार्षिक वर्षण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की तुलना में अधिक होता है। ये अधिक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बल्कि कम होता है। तो तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि तापमान की चरम दैनिक सीमा इनकी एक अन्य विशेषता है, तो ये ठीक है। गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, क्योंकि यहाँ पूछा हुआ है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है, मृदा निम्नीकरण की समस्या को बायोगैस संयंत्रों द्वारा हल किया जा सकता है, क्योंकि बायोगैस संयंत्र मृदा में जैविक पदार्थ और फास्फोरस युक्त पदार्थ की पुनः पूर्ति करते हैं। कौन सा कथन सही होगा? दोनों कथन सही है। दूसरा कथन पहले की व्याख्या कर रहा है, या तो व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी में क्या होगा? या तो व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कि पहला सही है दूसरा गलत है। ऑप्शन डी है पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 51, मृदा निम्नीकरण की समस्या को बायोगैस संयंत्रों द्वारा हल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र मृदा में जैविक पदार्थ और फास्फोरस युक्त पदार्थ की पुनः पूर्ति करते हैं, तो ये भी सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। फास्फोरस जो है आधुनिक अघुलनशील लवण के रूप में लगातार मृदा से समुद्र में जा रहा है और फास्फोरस की पुनः पूर्ति की आवश्यकता भी कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। हाल ही में प्रायः सुर्खियों में रहे शब्द चास्टी यानी CHASTE और ILSA एल्सा क्या है? सर्न में कर्ण त्वरक, या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल, या तो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के पेलोड, या तो सी डैक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, इसको क्या बोलते हैं? चेस्ट, मतलब कि चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और ILSA का क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी जो होता है। इसमें चंद्रयान 3 के लिए हो जाएगा, विक्रम लैंडर के पेलोड है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप पहला है, अधिकेंद्र पृथ्वी के धरातल के नीचे का वह स्थान होता है जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, और अवकेंद्र धरातल पर इसके ठीक ऊपर का स्थान होता है। वही दूसरा है, केवल प्लेटों का संचलन और भ्रंश का निर्माण होने जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएं ही भूकंप पैदा करने में सक्षम है। और तीसरा है, भूकंपों की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, क्योंकि इस हेतु उपकरणों का आविष्कार नहीं हुआ है। कौन सा सही है इसमें से? एक और दो, एक और तीन, केवल तीन, या तो दो और तीन? चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए अधिकेंद्र पृथ्वी के धरातल के नीचे वह स्थान होता है जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, और वह अवकेंद्र धरातल के ठीक ऊपर का स्थान होता है। जो कि देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे उल्टा कर दिया है। देखिए पृथ्वी के धरातल के नीचे का वह स्थान है जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, नीचे का। और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अवकेंद्र। वही अधिकेंद्र क्या बोलते हैं? तो अधिकेंद्र को बोलते हैं ठीक ऊपर का स्थान। पहला कथन गलत। दूसरा यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, केवल दिया हुआ है। केवल प्लेटों का संचलन और भ्रंश का निर्माण होने जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएं ही भूकंप पैदा करने में सक्षम है, तो दूसरा कथन भी इसमें गलत हो जाएगा।
देखिए, पहाड़ों की कटाई के दौरान डायनामाइट के उपयोग से विस्फोट के कारण भी भूकंप आता है। तीसरा देखेंगे, भूकंपों की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है क्योंकि इस हेतु उपकरणों का आविष्कार नहीं हुआ है। तो ये कथन सही है। तीसरा कथन सही हो जाएगा, पहला दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर लगाएंगे सी, ओनली 3 होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 54 है, तापमान व्युत्क्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सर्दियों की मेघ युक्त लंबी रात तथा विचलन करती वायु तापमान व्युत्क्रम के लिए आदर्श दशाएं हैं। और दूसरा है कि यह परिघटना आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में घटित होती हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, सर्दियों की मेघ युक्त लंबी रात तथा विचलन करती हुई तापमान व्युत्क्रम के लिए आदर्श दशाएं हैं, जो कि पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, मेघ विहीन लंबी रात तथा शांत वायु तापमान व्युत्क्रमण के विकास और इसे बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण दशाएं हैं। दूसरा है कि यह परिघटना आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में घटित होती है, तो ये ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि UNTOC ने अपने कार्यान्वयन के 20 वर्ष पूरे करने के लिए इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध एक वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण है। दूसरा है, UNTOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अधीन आग्नेयास्त्र हथियारों के उपयोग पर निषेध या प्रतिबंध पर प्रोटोकॉल है। और तीसरा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इस कन्वेंशन से संबंधित मामलों पर सीमा पार सहायता के लिए भारत का राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर करेंगे। चलिए देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध एक वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है के अधीन आग्नेय हथियारों के उपयोग पर निषेध या प्रतिबंध पर प्रोटोकॉल है, तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि यह विशिष्ट पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन 1980 का प्रोटोकॉल है, जो कि एक ये आग्नेय हथियारों के उपयोग का निषेध या प्रतिबंध पर प्रोटोकॉल का संयुक्त संधि किया गया है। तीसरा है कि प्रवर्तन निदेशालय इस कन्वेंशन से संबंधित मामलों पर सीमा पार सहायता के लिए ये नोडल एजेंसी है। तो ये नोडल एजेंसी ये ईडी नहीं है, बल्कि कौन है? तो वह है आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो पहला सही हो जाएगा इसमें। केवल एक सही है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए लगेगा, ओनली 1 होगा, ओनली 1 होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे अब। हाल ही में सुर्खियों में रही ऑरेंज पेको चाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑरेंज पेको काली चाय का ग्रेड नाम है और इसकी खेती दार्जिलिंग में की जाती है। कितने सही होंगे? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, राष्ट्रों के बीच राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के सर्वोत्तम अवसरों में से एक उपहारों का आदान प्रदान होता है, जो कि इस संदर्भ में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत के महत्वपूर्ण मंच भी शामिल हुआ। वही देखेंगे इसमें, जो कि हैमर में अग्रलिखित शामिल थे सुंदरवन शहद ऑरेंज पेको चाय, जो कि दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय, अराकू घाटी की काफ़ी, कश्मीर की घाटी, केसर की घाटी, ये सब जो है उसमें शामिल किया गया था। दूसरा कथन सही है, ऑरेंज पेको चाय की ग्रेड नाम है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। दोनों के दोनों कथन सही है, दोनों के दोनों ही कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। लॉरेंसियन तुल्य जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें शीत ऋतु ठंडी और शुष्क ऋतु ग्रीष्म ऋतु शीत शुष्क तथा ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है। वही दूसरा इसमें कह रहा है कि इसमें समुद्री और महाद्वीपी दोनों जलवायु की विशेषताएं पाई जाती हैं। तीसरा है, दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती हैं। कितने सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57।
चलिए देखिए, इसमें शीत ऋतु ठंडी और शुष्क तथा ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है, जो कि सही है। शीत ऋतु में ठंडी और शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसमें समुद्री और महाद्वीपीय दोनों जलवायु की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो पाई जाती हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, तीनों तो सही है, लेकिन कौन सा सही नहीं है इसमें, कोई सही, सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कोई नहीं लगाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुंबकीय ध्रुव स्थिर होते हैं और समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। वही दूसरा है, चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से एकदम मेल खाते हैं। कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, चुंबकीय ध्रुव स्थिर होते हैं और समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, जो कि पहला कथन गलत है। क्यों गलत है, तो ध्यान से सुनिए। चुंबकीय क्षेत्र उत्क्रमण जो होती है ना, वो भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड और प्राचीन शैलों के अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उत्क्रमण हुआ है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्क्रमण में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, और दक्षिणी ध्रुव ये उत्तरी ध्रुव बन जाता है। तो कुल मिलाकर पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहता है परिवर्तित नहीं होता है, जो कि होता है। दूसरा कह रहा है चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से एकदम मेल खाते हैं। क्या ऐसा है, एकदम मेल खाते हैं? एकदम कहाँ मेल खाएंगे, दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। देखिए, चुंबक का प्रत्येक सिरा भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का लगभग करीब 10 डिग्री स्थित है, तो कहाँ से मेल खाएगा। जब दोनों के दोनों ही कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वार भाटा, पहला कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों पृथ्वी पर दो मुख्य ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। और दूसरा कह रहा है सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 15 दिन का अंतर होता है। कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 59, चलिए ध्यान दीजिए। पहला कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों पृथ्वी पर दो मुख्य ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। क्या सही है, सही है। दूसरा कह रहा है सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 15 दिन का अंतर होता है। 15 दिन का नहीं होता है, 7 दिन का होता है। दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। हालिया सुर्खियों में रहा अब्राहम समझौता किससे संबंधित है। अब्राहम समझौता आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष से, संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान के बीच अफगानिस्तान शांति वार्ता से, फारसी खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती से, या इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से। 60 नंबर किससे संबंधित है, अब्राहम समझौता। देखिए, अब्राहम समझौता जो भी हस्ताक्षर 3 वर्ष पूरे हुए थे। यह अब्राहम समझौता जो है यूएसए, यूएई और इजराइल के बीच सामूहिक समझौता है, और इस समझौता में 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता में यूएई इजराइल को औपचारिक रूप से सामान्य मान्यता देगा, जबकि इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन अधिकृत वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित करने की योजना की स्थगित कर देगा। तो कुल मिलाकर होगा यही कि इजराइल और फिलिस्तीन के लिए है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा की अधिक लवणता के कारण फसलों में अनियमित एवं अवरुद्ध विकास और कमतर पैदावार देखने को मिलती है। वही दूसरा है लवण की सांद्रता बढ़ने पर मृदा का विलयन का परासरण दाब भी बढ़ जाता है। कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 61, मृदा की अधिक लवणता के कारण फसलों में अनियमित एवं अवरुद्ध विकास और कमतर पैदावार देखने को मिलती है, जो कि सही है। वही दूसरा है लवण की सांद्रता बढ़ने पर मृदा का विलयन परासरण दाब भी बढ़ जाता है, तो ये भी सही है। कुल मिलाकर जब दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही है। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ।
देखिए, मृदा की अधिक लवणता के कारण फसल में अनियमित एवं अवरुद्ध विकास तथा कमतर पैदावार देखने को मिलती है और फसलों में उपयुक्त नतीजों का स्तर मृदा में लवणता की मात्रा के स्तर भी निर्भर होता है। और पौधों की जड़ों के आसपास की मृदा में अधिक लवणता का मुख्य प्रभाव यह होता है कि जड़ों को मृदा में मौजूद जल का अवशोषण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृदा में जो लवण सांद्रता बढ़ने पर मृदा का विलयन प्रसारण दाब भी बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। पठार दिया है, महाद्वीप दिया है। मासिव सेंट्रल यूरोप, लोयस का पठार एशिया, कंटका का पठार अफ्रीका। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। चलिए बताइए। मासिव सेंट्रल ये दक्षिण मध्य फ्रांस में अवस्थित एक प्रमुख उच्च पठारी क्षेत्र है। फ्रांस मतलब यूरोप, सही है। लोयस का पठार एशिया दिया हुआ है, लोयस का पठार एशिया। तो लोयस का पठार देखिए उत्तर मध्य चीन में अवस्थित है, चीन मतलब एशिया। कटंगा का पठार अफ्रीका दिया हुआ है, कटंगा का पठार अफ्रीका, अफ्रीका तो ठीक है। ये कहाँ पर यहाँ पर है? तो ये कटंगा का पठार जो है ना, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में डीआरसी के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। कुल मिलाकर तीनों सही है, ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, तीनों के तीनों कथन सही है। ठीक है, मासिव सेंट्रल यूरोप, लोयस का पठार एशिया, कटंगा का पठार अफ्रीका। यूरोप में फ्रांस, एशिया में चीन, अफ्रीका का कांगो गणराज्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। बहिरुस कटिबंधी चक्रवात और उस कटिबंधी चक्रवात के संदर्भ में कितने सही हैं? विचार कीजिए इस पे। पहला है बहिरुस कटिबंधी चक्रवात समुद्र में उत्पन्न हो सकते हैं न कि स्थल पर। और दूसरा है बहिरुस कटिबंधी चक्रवात की तुलना में उस कटिबंधी चक्रवातों की पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र और विनाशकारी होता है। और तीसरा है बहिरुस कटिबंधी चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं जबकि उस कटिबंधी चक्रवात पूर्व से पश्चिम में चलते हैं। चलिए कितने सही हैं? केवल एक। ऑप्शन बी है एक और दो, ऑप्शन सी है दो और तीन, ऑप्शन डी है एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है बहिरुस कटिबंधी चक्रवात समुद्र में उत्पन्न हो सकते हैं न कि स्थल पर। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए ये बहिरुस कटिबंधी चक्रवात ये विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है। ठीक है, दोनों ही पर होती है। दूसरा कह रहा है कि बहिरुस कटिबंधी चक्रवात की तुलना में उस कटिबंधी चक्रवातों की पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र और विनाशकारी होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है बहिरुस कटिबंधी चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं जबकि उस कटिबंधी चक्रवात जो होते हैं ये पूर्व से पश्चिम में चलते हैं, जो कि ये भी सही है। दो और तीन सही, एक और एक गलत है। तो दो और तीन सही है, ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है ये तरंगे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में दर्ज किए गए विविक्त यानी कि डिस्क्रेट विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन है। और दूसरा कह रहा है ये तरंगे भूमध्य सागरीय अक्षांशों में उत्पन्न होती हैं। और तीसरा है कि ये तरंगे आवेशित कणों के साथ अनुदान कर सकती है जिससे वे चक्रीय गति कर सकते हैं। कितने सही हैं? केवल एक, दो और तीन, एक और दो, या तो तीनों कथन, या तो तीनों ही कथन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64। चलिए देखेंगे तो इसमें तीनों के तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। जिनका भी आंसर डी है उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। पृथ्वी के अपसौर स्थिति के एक मिनट पृथ्वी के अपसौर स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। और दूसरा है यह परिघटना जुलाई माह के दौरान घटित होती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 65 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें भी दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। दोनों के दोनों ही कथन इसमें सही होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 66, पहली ग्लोबल स्टॉक टेक सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसने जारी की है? आईपीसीसी यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, या तो यूएनईपी यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, या तो जीईएफ यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा। 66 नंबर। चलिए बिना समय गवाएं आंसर लगाते हैं। आप लोग को देखना है तो वीडियो थोड़ा रोक के देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नए संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया गया है, और दूसरा है, पुराने सदन भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर के ने डिजाइन किया था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार कौन है? सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर संविधान सदन नाम दिया गया है पुराने संसद भवन को, ठीक है। जो संविधान सदन नाम दिया गया है ना, ये पुराने संसद भवन को दिया गया, न कि नए को। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए 68 नंबर, विश्व मृदा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और दूसरा है विश्व मृदा दिवस 2022 का विषय थीम क्या है? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है था। क्या है इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 68। तो चलिए इसमें भी लगाएंगे, दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, दोनों के दोनों ही कथन सही है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे या मैं बता दूं? तो चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। अगर आपको आंसर करना है तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। वीडियो रोकिए, ध्यान से पढ़िए, ऐसो करेंगे आंसर। तो आज ये टेस्ट नंबर 19 था, और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आया जाएगा। थैंक यू सो मच।